हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पहचान। माँ, तुमने रिया भाभी का बैग देखा? कितना फूला हुआ है, पता नहीं क्या क्या भरकर ले जाती है उसमें कि बैग का चेन भी मुश्किल से बंद होता है। अंकिता ने संगीता जी से फुसफुसाकर कहा तो पहले से ही भरी हुई बेटी संगीता जी को और भी गुस्सा आ गया। क्या बोलूं बेटा, लगभग हर बार ऐसा ही होता है। जब भी ये मायके जाती है उसका बैग हरदम भरा हुआ रहता है। पता नहीं क्या क्या सामान यहाँ से भरकर लेकर जाती है और जब वहाँ से आती है तब बस बैग में सामान सिमटा हुआ रहता है। उसके मायके से थोड़े फल और बहुत हुआ तो मिठाई, इसके अलावा कभी कुछ नहीं आता है। अब इन्हें रिया कैसे समझाती कि उसके मायके से लाई हुई चीजों को माँ जी और अंकिता डाउन मार्केट कहकर एक किनारे कर देती थी। इसलिए रिया ने अपने मायके में माँ बाबूजी को मना कर दिया था कि मेरे ससुराल वालों के लिए कपड़े और कोई सामान वगैरह ना दिया करे, क्योंकि वो लोग ब्रांडेड चीजें ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत हुआ तो फल, मेवे और मिठाई दे दिया करे, तो भी बड़ी दुकान से। इसके पीछे और एक दबी ढकी बात यह भी थी कि एक बार रिया ने खुद देखा था कि उसके मायके से लाए हुए कपड़े को रिया के सामने ही घर के काम वाली को दे दिया था। बस तभी से वह अपने मायके से किसी के लिए कपड़े वगैरह नहीं लाती थी। तभी रिया के कान में अपनी ननद की आवाज पड़ी, अभी पिछले सप्ताह ही तो भाभी मायके गई थी ना, फिर इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत पड़ गई। आज अंकिता ने जैसे माँ के गुस्से को भड़काने का प्रण ले रखा था। वही तो मैं तो पहले ही कहा करती थी कि संदीप की शादी लोकल लड़की से मत करो, जब तब तो मेरी किसी ने एक ना सुनी। अब भुगत तो मैं रही हूँ ना। संगीता जी के मन में पता नहीं कब का गुस्सा एक साथ फूट पड़ा था। अरे, इस घर के सामान लेकर अपने मायके पहुँचा आती हो, और क्या, गरीब माँ बाप हैं, उनके लिए तो ये बेटी ही सब कुछ है, बाकी भाई बहन तो भी छोटे ठहरे। क्या पता बैग में चावल दाल मसाले अचार सब भरकर पहुंचा देती हो। एक बार इसका बैग खोलकर चेक करना पड़ेगा। इधर रिया सास बहू के बीच चल रहे वार्तालाप से अनभिज्ञ जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाने में लगी हुई थी, पर सास ननद की ये बात सुनकर उसके हाथ रुक गए और आंखें सजल हो गई। मन किया कि अभी जाकर सास ननद को कुछ सुना दे या तुरंत मायके चली जाए, पर वह अकेले इस तरह मायके जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ भी वह शर्त से बंधी हुई थी। क्योंकि उसकी सास का हुक्मनामा था कि घर की बहू यूं मुंह उठाकर मायके ना चली जाए, बस उसके मायके से कोई उसे लेने आए तभी वह मायके जाएगी। इसीलिए उसके मायके से थोड़ी देर में उसे लेने उसका छोटा भाई आने वाला था। उसके लेने आने के बाद ही वह मायके जा सकती थी, नहीं तो उसके सास के प्रवचन शुरू हो जाते कि बहू को मायके से लिवाने कोई आता जाता ही नहीं है। इसीलिए उसने अपने मायके में कह रखा है कि जब भी उन्हें आना हो तो किसी को जरूर भेजना। रिया के पापा तो इस वक्त ऑफिस में होते थे और छोटा भाई अमन साइंस का विद्यार्थी था। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक उसके प्रैक्टिकल का क्लास होता था, उसके बाद ही वह अपनी बहन को लेने जा सकता था। दरअसल अगले दिन रिया की बहन की सगाई थी। मैं सिर्फ एक दिन पहले जा रही थी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी सास को मनाया था कि वह इस बार मायके में एक दिन रहकर कल आएगी। तो सास संगीता जी ने अपनी सासगिरी दिखाते हुए हुक्मनामा जारी कर दिया था कि बहू तू रात के लिए खाना बनाकर जाना और अगले दिन के लिए सब्जी काटकर फ्रिज में रख देना। अंकिता से ज्यादा काम हो नहीं पाएगा, इसलिए रसोई का ज्यादा काम निपटा कर जाओ। हम कल शाम को सगाई में आएंगे, तब तू भी हमारे साथ चली आना। पर माँ जी, वहाँ भी कल बहुत काम होगा। कल अगर मैं सगाई के तुरंत बाद आ जाऊंगी तो कुछ काम रह जाएगा, क्योंकि वहाँ भी भाभी अभी प्रेग्नेंट है और मेरी छोटी बहन रिया से ज्यादा काम संभलता नहीं है। माँ अकेले कितना करेगी, तो कुछ काम मुझे भी करना पड़ेगा, इसलिए मुझे कल रात भी मायके में रुकना पड़ेगा। इतना सुनना था कि संगीता जी का भुनभुनाना चालू हो गया। लो कर लो बात, अजीब बात है, अब घर में लोकल बहू होने का क्या फायदा भला। जब तुम भी 3-4 दिनों के लिए मायके जाने लगोगी तो संदीप के लिए तो वह अहमदाबाद वाला रिश्ता ही ठीक था ना।
अरे भाई, बगल में मायका है, सुबह जाओ शाम को आ जाओ, यह तो एक अलग मुसीबत है। थोड़ी बहस के बाद रिया के पति और संगीता जी के बेटे संदीप ने ही आगे बढ़कर एक समझौता कराया कि ऐसा करते हैं माँ कि सगाई के बाद अंकिता, आप और बापूजी घर आ जाना, रिया देर रात तक मेरे साथ आ जाएगी। अंततः संगीता जी मान गई। एक तो संदीप की बात तर्क संगत थी और दूसरे वह बेटे की नज़र में बुरी नहीं बनना चाहती थी। इस बहस के बाद रिया का मायके जाने का चाव बिल्कुल खत्म हो गया था। अब वह बिल्कुल एक रस्म निभाने जा रही थी। सारा उत्साह, सारी खुशी तो उसकी सांस लील गई थी। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी उसे मायके जाना होता तो उससे उम्मीद की जाती थी कि उसका लोकल मायका है तो 2-3 घंटे के लिए जाए और जल्दी वापस आ जाए। उस पर भी त्योहार में भी सुबह से शाम से ज़्यादा उसे वहाँ रहने की इजाज़त नहीं मिलती थी। ऊपर से तुर्रा ये कि सास उम्मीद करती थी कि वह 2 दिन के लिए भी मायके जाए तो उपहार, कपड़े, मिठाई वगैरह लेकर आए। अपनी सास की दोहरी मानसिकता से बहुत परेशान थी रिया, लेकिन संदीप उसे बहुत प्यार करता था। संदीप की पसंद की वजह से ही वह उस घर की दुल्हन बनी थी और कदाचित ये बात उसकी सास को खटकती थी और वह उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि दहेज देने वाली अहमदाबाद की गीता को छोड़कर संदीप ने रिया से शादी करने की सोच कर ली थी। खैर, यह तो एक अलग मसला था। दूसरा मसला तो यह था कि लोकल बहू होने की वजह से रिया अपने मायके में बिल्कुल नहीं रह पाती थी और उस पर यह भी इल्ज़ाम लगता था कि वह कुछ सामान अपने मायके पहुंचा देती थी, जबकि हकीकत तो यह थी कि रिया के मायके का मकान 2 मंजिला था। घर की बड़ी सी छत पर उसके कपड़े धूप में अच्छे से सूख जाते थे। ससुराल में फ्लैट की बालकनी में तो सारे कपड़े ठीक से सूख ही नहीं पाते थे, तो अपने कपड़े लेकर रिया मायके जाती थी, जिसे उसकी सास और ननद सोचती थी कि वह ससुराल से सामान लेकर मायके पहुंचा देती है। खैर, अब रिया के हाथ तेजी से चल रहे थे क्योंकि उसे थोड़ी देर में ही मायके के लिए रवाना होना था, पर उसके मन में इस बात का बहुत दर्द था कि उसका मायका लोकल होने की वजह से उसे मायके में ज्यादा दिन रहने का अवसर नहीं मिलता था। वो कहते हैं ना कि एक स्थिति बहुत दिन तक नहीं रहती, वक्त बदलता है। कुछ सालों बाद रिया के बड़े भाई का तबादला बेंगलुरु हो गया और इस बीच रिया के पिता रिटायर्ड हो गए और छोटा भाई इंजीनियरिंग करने के लिए कुरुक्षेत्र चला गया। रिया के माता पिता अपने बेटे के आग्रह पर उसके पास जाकर बेंगलुरु में रहने लगे। अब पासा पलट चुका था क्योंकि अब उसका मायका लोकल नहीं रहा था। उसे जब अपने माता पिता से मिलने जाना होता तो लखनऊ से बेंगलुरु जाती और कम से कम 7-8 दिन रहकर ही वापस आती थी। अब उसकी सास भी कुछ नहीं कह पाती थी, कहती भी तो क्या, बेंगलुरु कोई लोकल तो था नहीं जो सुबह जाकर रिया शाम को वापस आ जाए। और अंकिता की भी शादी हो गई थी। सास ससुर अब पहले से वृद्ध हो गए थे। सास का पारा अब पहले की तरह गर्म नहीं रहता था। वक्त और जरूरत ने उन्हें भी विनम्र कर दिया था और इन सालों में सास बहू ने एक दूसरे को पहचाना भी था। पहले उसकी सास जहाँ रिया के लोकल मायका होने का ताना देती थी, अब बार बार यही कहा करती थी कि अच्छा था कि तुम्हारा मायका लोकल था, कम से कम तुम सुबह जाकर शाम को तो आ जाती थी। अब तो 7-8 दिन के लिए जाती हो तो मेरी हालत खराब हो जाती है। सुनकर रिया सिर्फ मुस्कुरा देती और सोचती वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब कभी भी रिया की सास उसके बैग के भारी और भरे हुए होने पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसे पता था कि वह घर की बहू है और एक बहू मायके और ससुराल दोनों जगह का मान रखती है। वैसे रिया की सास में ये बदलाव अचानक नहीं हुआ था और ना ही रातों रात कोई चमत्कार हुआ था। हुआ यह था कि अंकिता की शादी भी लोकल में ही हुई थी। उसकी ससुराल भी स्थानीय थी और जो समस्या कल रिया झेला करती थी वहीं आज उसकी बेटी अंकिता झेल रही थी। बेटी के दर्द से गुजरकर उन्हें अपनी बहू का दर्द समझ में आया था। बहरहाल बदली हुई परिस्थिति में कोई सकारात्मक बदलाव में एक प्यारा सा बदलाव भी था। वह था रिया का बेटा मोनू, जो अपनी दादी का भी प्यारा था और नानी का भी। बच्चे तो साझा होते हैं,
और उनकी मुस्कुराहट सबके लिए होती है। एक तरफ जहाँ रिया का लाडला अपनी दादी की गोद में खिलखिलाता था, वहीं अपनी नानी की गोद में भी खिलखिलाता था। रिया ने अपनी सास के साथ सामंजस्य उठाते हुए जिंदगी के नए ठौर के बारे में अपने कदम बढ़ाने का सोच लिया था। धन्यवाद दोस्तों।